हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से जारी किए होंगे। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने भारत के भौगोलिक परिचय को कंप्लीट किया था और आज उसी के अंतर्गत ये चौथा लेक्चर है जो कि भारत की भूगर्भिक संरचना के ऊपर है। और इस भूगर्भिक संरचना में हम लोग जो भी भारत की भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत विभिन्न चट्टानी क्रम हैं उनका अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो भूगर्भिक संरचना से पहले हम लोग एक चीज को समझते हैं कि अगर 225 मिलियन वर्ष पूर्व यानी कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो जो पृथ्वी थी वो कुछ ऐसे दिखती थी। देखो, आज जो आपको ये वर्तमान स्वरूप में विभिन्न जो ये आपको महाद्वीप दिख रहे हैं और जो महासागर दिख रहे हैं वो ऐसे नहीं थे, बल्कि सिर्फ एक भूखंड था जिसको हम लोग पैंजिया के नाम से जानते थे। ठीक है, किस नाम से? पैंजिया। आप सारी चीजें नोट करते रहना। और जो पैंजिया का उत्तरी भाग था उसे बोलते थे क्या? लॉरेशिया। और जो दक्षिणी भाग था उसे बोलते थे गोंडवाना। ठीक है, और जो एक सागर था यानी कि कुछ आज जो आपको विभिन्न महासागर देखने को मिलते हैं, लेकिन उस समय पर सिर्फ पूरा एक सागर था जिसे क्या बोलते थे? टैथिस सागर। ठीक है, तो पूरा जो भूखंड था उसका नाम था पैंजिया और जो इस पैंजिया का उत्तरी भाग था वो था लॉरेशिया और इसका जो दक्षिणी भाग था उसे बोलते थे गोंडवाना। लॉरेशिया को एक अन्य नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है अंगारा लैंड। ठीक है, तो ये भी आपको कहीं देखने को मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लॉरेशिया को ही हम लोग अंगारा लैंड के नाम से जानते थे और जो पूरा भूखंड था उसे पैंजिया बोलते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 135 मिलियन वर्ष पूर्व हम देखेंगे तो क्या होता है कि इस पैंजिया में विखंडन होना प्रारंभ होता है। पृथ्वी के नीचे बहुत सारी प्लेट हैं और जो ऊपरी सतह है पृथ्वी की, भूमि की, ठीक है, वो उन प्लेटों पर ही है। और जो ये भूगर्भिक प्लेटें हैं लगातार गतिशील हैं और इनमें लगातार गति होती रहती है। खैर इतनी नहीं होती है कि जितना आप उसको पकड़ पाएं। लाखों करोड़ों वर्ष में कुछ आपको सेंटीमीटर या कुछ इंच ये अपनी दिशा में गतिशील होती हैं। खैर इसको हम लोग थोड़ा सा जब विश्व का भूगोल पढ़ेंगे उसके अंतर्गत हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को देखेंगे जो कि अल्फ्रेड महोदय द्वारा दिया गया है, अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि पहले सिर्फ एक भूखंड था जिसका नाम था पैंजिया। इसका जो उत्तरी भाग था उसे बोलते थे क्या? लॉरेशिया। उसका अन्य नाम था अंगारा लैंड और जो इसका दक्षिणी भाग था वो था गोंडवाना। उसके बाद लगभग 135 मिलियन वर्ष पूर्व हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि इस पैंजिया में विखंडन होना प्रारंभ होता है। और ये देखिए यहाँ से ये विखंडन हो रहा है, पहले ये जुड़े हुए थे, फिर इस तरीके से यहाँ पर विखंडन होने लगा और लॉरेशिया और उत्तर की तरफ हुआ और जो गोंडवाना था वो थोड़ा दक्षिण की तरफ और आया और बीच में इस टैथिस सागर का विस्तार हो गया। उसके बाद समय चलता रहा और इनमें लगातार विस्थापन होता रहा। उसके बाद आज से अगर हम 65 मिलियन वर्ष पूर्व की बात करें तो ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, ये जो लॉरेशिया वाला पार्ट था वो उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ठीक है, उसमें बट गया। और जो ये गोंडवाना वाला भाग था उसमें हम देखें तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया इनमें बट गया। ठीक है, तो अगर हम अब पृथ्वी के वर्तमान स्वरूप को देखें तब हम देखते हैं कि यहाँ से इस तरीके से ये चीज़ें विस्थापित होते होते आ गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यही
कि जो भारत है वो, अगर हम चट्टान उसमें ये जो भाग देखें तो ये भारत किसका भाग है, गोंडवाना का। ठीक है, तो ये चीज आपको आई होप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। पहले एक भूखंड था पेंजिया, और उसमें विखंडन के पश्चात वर्तमान स्वरूप आपको ये दिखता है पृथ्वी का। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम लोगों को समझ में आ गया कि जो ये भारत है वो गोंडवाना का हिस्सा था। अब हम देखते हैं भारत के विभिन्न चट्टान क्रम। तो जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई या पृथ्वी की आयु कितनी है। ठीक है, तो लगभग 4.6 अरब वर्ष ये पृथ्वी की आयु बताई जाती है। तो जब 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई, उसी दौरान क्या हुआ कि आर्कियन क्रम की चट्टानों का विकास होना प्रारंभ हो गया। और ये काल कौन सा चल रहा था, तो ये आप लोग याद रखेंगे, ये काल था प्री कैम्ब्रियन काल। बहुत बार क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा चुका है। तो ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें थी, ये ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से निर्मित थी। आपने पत्थरों के बारे में सुना होगा, आप भी बहुत जगह देखते होंगे, सुना भी होगा ग्रेनाइट पत्थर या फिर नीस पत्थर। तो ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें थी, ये इन्हीं ग्रेनाइट और नीस क्रम की चट्टानों से बनी हुई थी। और जो आर्कियन क्रम की चट्टानें थी उसमें जो जीवाश्म थे वो नहीं पाए जाते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब इन चट्टान क्रम का निर्माण हो रहा था उस टाइम पे पृथ्वी पर जीवन नहीं था, इसीलिए उसमें इन चट्टान क्रमों में जीवाश्म होने की कोई जो आशंका है वो तो हो ही नहीं सकती है। तो अब हम देखते हैं कि जो ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, इनका फैलाव कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो ये देखिए आर्कियन ये है। ठीक है, इस तरीके के साइन से यहाँ पर इसको डिनोट किया गया है। तो देखिए आर्कियन क्रम की चट्टानें कुछ ये देखिए, ये सारी यहाँ पर फैली हुई हैं, कुछ यहाँ पर हैं, कुछ ऐसे करके यहाँ पर हैं। ठीक है, तो आप लोग लगातार मैप में देखते रहिए और अब मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के फैलाव की अगर हम लोग बात करें तो ये आपके कर्नाटक में है। ठीक है, इधर, उसके बाद तमिलनाडु हो जाता है, फिर आंध्र प्रदेश हो जाता है, मध्य प्रदेश हो जाता है इधर, फिर उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार इधर, उसके बाद मेघालय का पठार इधर। ठीक है, उसके बाद दक्षिण पूर्वी राजस्थान कुछ यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वहाँ पर आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और अगर हम खनिज की बात करें तो आर्कियन क्रम की भंडारों में प्रचुर मात्रा में खनिज है, लेकिन ये आर्थिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय के चलते ये जो खनिज हैं वो इन चट्टानों के निचले क्रम में पहुंच गए हैं। तो इनका जो दोहन करना है वो अब काफ़ी मुश्किल हो गया है, या फिर अगर उसका दोहन करना है तो वो काफ़ी आपको कॉस्टली पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला चट्टान क्रम है वो है धारबाड़ क्रम। आपको तो पता ही होगा कि जो चट्टान होती है उसका लगातार अपर्दन होता रहता है। अपर्दन को आप बहुत ही साधारण सी अगर भाषा में समझें तो इसका मतलब होता है टूट फूट। तो जब आर्कियन क्रम की चट्टानों का लगातार टूट फूट चलता रहा तो उसी का जो एक मलबा बना। ठीक है, मलबा, टूट फूट के बाद चट्टान का क्या बनेगा, मलबा। और जब उस मलबे का जमाव हुआ यानी कि निक्षेपण, एक चीज आपको और याद रखनी है, जब भी आप कोई विषय पढ़ें तो उसकी टर्मिनोलॉजी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, भूगोल में हम लोग टूट फूट नहीं बोल सकते हैं, उसके लिए एक शब्द है अपर्दन। कौन सा, अपर्दन। और जो जमाव उस अपर्दन के टूट फूट के बाद जो मलबा बनता है और जो उसके बाद उस मलबे का जमाव होता है उसे बोलते हैं निक्षेपण। या फिर भूगोल में कोई भी चीज जमाव या फिर इकट्ठी हो उसे निक्षेपण बोलते हैं या निक्षेपीकरण बोलते हैं उस प्रक्रिया को। तो इन्हीं आर्कियन क्रम की चट्टानों का जब अपर्दन हुआ और उन्हीं के अपर्दन के बाद जो मलबा हुआ वो जब एक जगह एकत्रित हो गया तो उसी पर
क्या हुआ, धारवाड़ क्रम की चट्टानें निर्मित हुई उसी मलबे से, आर्कियन क्रम की चट्टानों के। ठीक है। और सर्वप्रथम कर्नाटक का एक धारवाड़ जिला है, वहां पर इन चट्टानों को खोजा गया और सबसे ज्यादा फैलाव भी इस कर्नाटक के धारवाड़ जिले में ही धारवाड़ क्रम की चट्टानों का मिलता है, इसीलिए इन चट्टान क्रम का नाम भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें रख दिया गया। और इनका सर्वाधिक फैलाव, ये देखिए धारवाड़ क्रम यहाँ पर ब्लैक से डिनोटेड है, तो यहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानों का फैलाव हो और यहीं पर आपका कर्नाटक है। ठीक है। तो सर्वाधिक विकास कहाँ पर हुआ है, कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में। और अगर हम इस क्षेत्र के अलावा और भी इनका फैलाव देखें तो ये अरावली के पर्वतीय क्षेत्र पर हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ, उसके बाद छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र पर, इधर मेघालय के शिलोंग रेंज पर उधर। ठीक है, आप लोग मैप में लगातार देखते रहिए। और हिमालय की लद्दाख जास्कर, यहाँ पर कुछ, मतलब बहुत सी जगह मैप में दिया नहीं गया होगा क्योंकि बहुत छोटा क्षेत्र होगा, तो इसीलिए उसको मैप में डिनोट नहीं किया गया। इसके बाद गढ़वाल और कुमाऊं उत्तराखंड में, तो इन क्षेत्रों पर धारवाड़ क्रम की चट्टानों का फैलाव पाया जाता है। और मुख्यतः कहाँ पर पाया जाता है, कर्नाटक के धारवाड़ जिले में। और ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ये धात्विक खनिजों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि यहाँ पर जो धात्विक खनिज हैं वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और अगर हम इनमें देखें तो लौह अयस्क, मैग्नीज, सोना, चांदी, डोलोमाइट, अब्रक, तांबा आदि खनिज बहुत ही प्रचुर मात्रा में मिलते हैं और उनका जो दोहन है वो भी काफ़ी आर्थिक रूप से सस्ता है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो कोलार और हट्टी की चट्टानें हैं, ठीक है, सॉरी, जो कोलार और हट्टी की खानें हैं जहाँ से कि सोना निकाला जाता है, और ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ठीक है, ये भी जो खान है वो धारवाड़ क्रम के चट्टानों के अंतर्गत ही आती हैं। तो क्वेश्चन पूछा ये गया है आपसे कि कोलार और हट्टी की खानें किस चट्टान क्रम के अंतर्गत आती हैं, तो किसके अंतर्गत आती हैं, धारवाड़ के। उसके बाद इन चट्टानों में भी जीवाश्म का अभाव होता है। ठीक है, तो ये सारा हो गया मामला किसका, धारवाड़ क्रम का। बाद बाकी आपने मैप में इसके फैलाव को भी देख लिया। ठीक है, इसीलिए मैंने हर उस पे चट्टान क्रम के आगे मैप जरूर लगा रखा है। उसके बाद निर्माण होता है कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का, और ये भी निर्माण की प्रक्रिया सेम रही। जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें थी और जो आर्कियन क्रम की चट्टानें थी, उनमें फिर से अपर्दन हुआ, और उस अपर्दन के बाद जो मलबा बना उसके निक्षेपीकरण से इस कुड़प्पा क्रम की चट्टान का विकास हुआ। और कुड़प्पा एक जिला है आंध्र प्रदेश में, तो सर्वाधिक फैलाव इन चट्टानों का वहीं पर पाया जाता है। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में। और इसी के कारण इन चट्टान क्रम का नाम भी क्या रख दिया गया, कुड़प्पा। और ये चट्टानें भी जीवाश्म के अभाव में है, यानी कि इन चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम लोग कुड़प्पा क्रम के चट्टानों के फैलाव की बात करें तो ये आपका तमिलनाडु के जो सेवाराय और जावादी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, वहाँ पाया जाता है। ठीक है, और कहाँ, जो कृष्णा नदी की घाटी है कुछ इधर, यहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद जो अरावलीय पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर पाया जाता है, और जो छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है कुछ यहाँ पर, तो यहाँ इन क्षेत्रों में कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का फैलाव पाया जाता है। और अगर हम इसकी आर्थिक रूप से बात करें तो ये धारवाड़ से कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धात्विक खनिज तो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि किस चट्टान क्रम में चूना पत्थर का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है, तो वो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ इन कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में आपको देखने को मिलेगी। तो उसमें है बलुआ पत्थर, ठीक है, एस्बेस्टस और संगमरमर। ये चीज़ें भी आपको कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में देखने को मिलेंगी। उसके बाद बात करते हैं हम लोग विंध्यन क्रम की चट्टानों की।
तो जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं वो मुख्यतः यहाँ पर जो आपका विंध्याचल पर्वत है, ठीक है, वहाँ पर पाई जाती हैं, इसीलिए इन चट्टान को विंध्यन का नाम दिया गया। उसके बाद अगर हम लोग विंध्याचल पर्वत, तो इनका एक मुख्य क्षेत्र हो गया जहाँ इनका फैलाव है। उसके बाद अगर हम लोग भारत में और बात करें तो बिहार के सासाराम व रोहतास क्षेत्र से लेकर ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक फैली हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको देखिए विंध्यन, ये तो इसको ऐसे करके डिनोट किया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर बिहार के सासाराम से कुछ इधर तक यानी कि राजस्थान के चित्तौड़ तक, और इधर हम लोग देखें तो आगरा के इधर कुछ आगरा रहा होगा, ठीक है, रहा क्या होगा है वो आगरा, और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले तक ये फैली हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी विंध्यन क्रम की कुछ चट्टान क्रम पाया जाता है, इधर देखिए ये, ठीक है। उसके बाद इन चट्टान क्रम में कहीं कहीं जीवाश्म के प्रमाण मिले हैं, और इन चट्टान क्रम में धात्विक खनिजों का अभाव है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इन चट्टान क्रम में धात्विक खनिज नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इनमें फिर पाया क्या जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें मकान निर्माण की चीज़ें, और मकान निर्माण की चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, जैसे चूना, संगमरमर, सजावटी पत्थर, तो ये सारी चीज़ें इन विंध्यन क्रम की चट्टानों में मिलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और फोकस करने वाली है कि यूपीपीसीएस एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि मकान निर्माण की चीज़ें किन चट्टान क्रम में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, तो वो क्या हो जाएगा, विंध्यन क्रम। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जो मध्य प्रदेश में पन्ना की खान है और आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खान है, जहाँ से कि क्या निकाला जाता है, हीरा, तो ये हीरा की खानें भी विंध्यन क्रम की चट्टानों के अंतर्गत ही आती हैं। कौन सी, मध्य प्रदेश में जो पन्ना की खान है और गोलकुंडा की जो खान है आंध्र प्रदेश में, वो आपकी विंध्यन क्रम की चट्टानों के अंतर्गत भी आती है। बाद बाकी आपने इनके फैलाव को भी मैप में देख लिया। अब बढ़ते हैं आगे। आपको चट्टान क्रम में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, बहुत कम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, और जो भी पूछे जाते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताते ही चल रहा हूँ। अब बात करते हैं गोंडवाना क्रम की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन चट्टानों का निर्माण हुआ था कार्बोनिफेरस पर्मियन युग में। बहुत सारे युग होते हैं, महाकल्प होते हैं, काल होते हैं, उनमें आपको बहुत डिटेल से नहीं जाना है, बस आपको अपने जो एग्जाम लायक चीज़ें हैं उनको पढ़ना है। तो मैं सिर्फ आपको सीधा सा यही बता दे रहा हूँ कि जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं वो कार्बोनिफेरस पर्मियन युग में निर्मित हुई थी, ठीक है। और ये चट्टानें कैसी हैं, जीवाश्म युक्त, यानी कि इन चट्टानों में जीवाश्म होगा भी, क्योंकि यहाँ से कोयला पाया जाता है और कोयले का निर्माण भी इन्हीं मिट्टी में दबे हुए जीवाश्म के द्वारा ही होता है। खैर, जब हम लोग ऊर्जा खनिज के बारे में पढ़ रहे होंगे तब कोयले की डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि ये जो चट्टानें हैं वो जीवाश्म युक्त हैं। और अगर हम लोग गोंडवाना क्रम के फैलाव के क्षेत्र को थोड़ा सा देखें तो जितनी भी भारत की महत्वपूर्ण नदी घाटियां हैं जहाँ पर कोयला मिलता है, उन्हीं नदी घाटियों में इस चट्टान क्रम का फैलाव पाया जाता है, जैसे कि दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, सोन और नर्मदा नदी घाटी, ठीक है। इनमें गोंडवाना क्रम की चट्टानों का फैलाव पाया जाता है। गोंडवाना कुछ इधर डिनोट किया गया है और आप इधर देख लेना है, जो भी नदी घाटियां हैं उनमें गोंडवाना क्रम की चट्टानों का फैलाव मिलेगा आपको देखने को। एक चीज़ यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो गोंडवाना क्रम है वहाँ से भारत का 98% कोयला निकाला जाता है। तो ये कोयले के प्रमुख भंडार हैं। आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि भारत का 98% कोयला किन चट्टान क्रमों में पाया जाता है, तो वो आपका हो गया गोंडवाना। और जो गोंडवाना चट्टान क्रम से कोयला मिलता है वो मिलता है किस प्रकार का, बिटुमिनस प्रकार का। जब आप ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत कोयले को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कोयला भी विभिन्न श्रेणियों का होता है, जैसे एंथ्रासाइट एक आपका हो गया, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। तो यही जो बिटुमिनस है इसी प्रकार का कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और भारत का 98% कोयला कहाँ पाया जाता है, इन्हीं गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला
चट्टान क्रम तो वो है दक्कन ट्रैप। और ये जो दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं ये क्रिटेशियस काल में लावा अथवा मैग्मा से बनी हुई हैं। किससे? लावा अथवा मैग्मा से। और ये काल कौन सा था? क्रिटेशियस काल। बस आप लोग यहाँ पर यही याद रख लीजिए, बाद बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, विभिन्न कालखंड दे देगा विकल्प में आपको और सीधा पूछ लेगा कि कोई सी भी चट्टान आपको वहाँ पर मान के चलिए यही दे दिया गया कि दक्कन ट्रैप की चट्टानों का निर्माण किस काल में हुआ है, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि क्रिटेशियस काल में हुआ है। और किससे हुआ है? लावा या मैग्मा से। उसके बाद हम लोग दक्कन ट्रैप के फैलाव की अगर चर्चा करें थोड़ा सा, तो हम लोग देखेंगे एक तो ये दक्कन पठार पर पाई जाती है। ये दक्कन पठार यहाँ पर आप देखिए कहाँ पर है, ये देखिए क्रिटेशियस डेक्कन ट्रैप, उसको कुछ इस तरीके से डिनोट किया गया है। ये देखिए, तो ये दक्कन के पठार पर पाई जाती है। उसके बाद गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र पर, फिर कर्नाटक के बेंगलुरु और जो मैसूर पठार है वहाँ पर। इसके बाद ये जो आपका तेलंगाना पठार हो गया यहाँ पर, और छोटा नागपुर का राजमहल पर्वतीय जो क्षेत्र कुछ यहाँ पर है, वहाँ पर भी इस दक्कन ट्रैप का फैलाव पाया जाता है। तो कौन कौन से क्षेत्र हो गए? दक्कन का पठार, गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र, कर्नाटक का बेंगलुरु और मैसूर पठार, तेलंगाना पठार और छोटा नागपुर का राजमहल पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पर इन दक्कन ट्रैप का फैलाव पाया जाता है। बाद बाकी आप लोग मैप में देख लीजिए, और मैं आशा करता हूँ कि आपके पास ऑलरेडी मैप होगा, आप उसमें भी लगातार चीज़ों को देख रहे होंगे। इसके बाद ये जो दक्कन ट्रैप है वो किससे निर्मित है? लावा से। और जो लावा से निर्मित चट्टान होती है उसे बोलते हैं बेसाल्ट। ठीक है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। लावा निर्मित जो चट्टान होती है उसे बेसाल्ट बोलते हैं। और इसी बेसाल्ट से किसका निर्माण हो रहा है? काली मृदा का। यही कारण है कि दक्कन ट्रैप की चट्टानों पर सर्वाधिक विकास किसका होता है? काली मृदा का। ठीक है, और ये जो दक्कन ट्रैप है वो खनिज संसाधन की दृष्टि से एक संपन्न क्षेत्र है। और हम लोग खनिजों की बात करें तो यहाँ पर बॉक्साइड, मैग्नेटाइट, पोटास, फॉस्फेट और मैग्नीशियम जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई दक्कन ट्रैप की बात। बाद बाकी आप लोगों ने मैप में से देख ही लिया। अब बात करते हैं हम लोग टर्सरी क्रम की। तो टर्सरी क्रम की हम लोग बात करें तो ये कैनोजोइक या फिर सेनोजोइक, ठीक है, ये एक ही चीज़ है, लेकिन बहुत से स्रोतों में इसे अलग अलग करके लिखा जाता है। कहीं पर इसको कैनोजोइक लिखा जाता है और कहीं पर इसे सेनोजोइक लिखा जाता है। लेकिन आपको सिर्फ इतना पता करना है कि ये जो टर्सरी क्रम की चट्टान है इसका निर्माण हुआ था सेनोजोइक काल में या फिर कैनोजोइक, जो भी आपको विकल्प में दिखे आप समझ जाना। ठीक है, और अब हम अगर टर्सरी क्रम के चट्टान के फैलाव की बात करें तो ये आपको असम से, और यहाँ से असम से आपको जम्मू कश्मीर तक देखने को मिल जाएगी। तो ये रही टर्सरी क्रम, ऐसे करके प्लस प्लस करके इसको डिनोट किया गया है। तो ये देखिए क्षेत्र जो है, आप इसको देखें यहाँ पर, तो इसके फैलाव को जब आप देखेंगे टर्सरी क्रम के, तो ये जम्मू कश्मीर से और असम तक आपको देखने को मिलेगा। और ये जो चट्टान क्रम है ये जीवाश्म से भरपूर है। ठीक है, और अगर यहाँ पर हम खनिजों की बात करें तो यहाँ पर मुख्यतः ऊर्जा खनिज पाए जाते हैं। और अगर हम देखें टर्सरी क्रम में निम्न स्तरीय कोयला, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोयला भी विभिन्न श्रेणियों का होता है, तो जो सबसे निम्न स्तरीय यानी कि जो सबसे घटिया कोयला होता है वो होता है पीट। तो यही पीट कोयला आपको टर्सरी क्रम की चट्टानों में मिलेगा। और यहाँ पर पेट्रोलियम भी देखने को आपको मिलेगा, जैसे असम में आपने देखा होगा बहुत सारे पेट्रोलियम के कुएं हैं, तो वही इन टर्सरी क्रम के चट्टानों के अंतर्गत ही हैं वो। तो ये आपका हो गया भारत की भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत विभिन्न चट्टान क्रम। छोटा सा टॉपिक था, और यहाँ से क्वेश्चन तो खैर बहुत कम बनते हैं, लेकिन जितने भी बनते हैं आप इस वीडियो को 2-3 बार बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए, तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।